जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एज यू ऑल नो दैट, कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि केस स्टडी को लेकर। राइट, हम बताने का प्रयास ये कर रहे थे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज पॉजिटिव केस। तो इन दिस सीरीज हमने अभी आपको सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी बातों पर चर्चा कर चुके हैं। फिर हमने आपको ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लिया। कल हमने डिटेल में बात किया था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हुम या व्हाट के रिप्लाई होते हैं। ठीक, वर्ब से हुम या व्हाट का रिप्लाई लेते हैं तो वो आपको ऑब्जेक्ट देते हैं। फिर उनका सीक्वेंस होता है, पहले हुम रखिए देन व्हाट रखिए, लेकिन आप व्हाट के रिप्लाई को पहले करते हैं तो हुम के रिप्लाई के साथ टू या फॉर एडिशनली हमको ऐड करना पड़ता है। मैंने कल रीजन भी बताया था कि आखिर टू या फॉर क्यों लगाते हैं। दो सवाल के आंसर दिए थे कि टू या फॉर लगाना क्यों पड़ता है, पहला। दूसरा, अगर लगाना पड़ता है तो टू कब, टू ही क्यों, फॉर ही क्यों, कोई और प्रिपोजिशन क्यों नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा होता है रिसीवर, और रिसीवर या तो बेनिफिशियरी होगा या रिसीवर होगा। तो रिसीवर या बेनिफिशियरी की जो प्रेपोजिशन होती है इंग्लिश में, वो टू या फॉर ही होती है। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर ही इस्तेमाल कर पाते हैं, कोई और प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर पाते। राइट, जो ऑब्जेक्ट वर्ब के होते हैं। फिर हमने आपको कल एक बात और सिखाई थी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जो बात ऑब्जेक्ट ना हो वो ऑब्जेक्ट के बारे में हो तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहीं पे एक दो छोटी बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझ सीख लें। देखिए, जैसे मैंने कहा, कल हमने आपको बताया था कि ही फाउंड रमेश अ गुड सर्वेंट। ही फाउंड रमेश अ गुड सर्वेंट। अगर मैं इस सेंटेंस को डिकोड करूं तो ये वर्ब है, इस वर्ब का बेटा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, गुड सर्वेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा कि ही फाउंड रमेश, उसने रमेश को पाया एक अच्छा नौकर। मतलब हम अभी ये मान रहे हैं कि रमेश और सर्वेंट दोनों एक ही आदमी है, ये दोनों एक ही आदमी है। अगर ये एक ही आदमी है तो हम ये कहना चाह रहे होंगे कि इसने रमेश को एक अच्छे नौकर के रूप में पाया, देखा, समझा। तो उस केस में रमेश को मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। जब दोनों एक ही आदमी हैं तो ऑब्जेक्ट तो एक ही हुआ, कौन, रमेश। सर्वेंट कोई और नहीं, रमेश ही है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ना बोल करके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये कोई आदमी नहीं है, ये बेसिकली रमेश ही, कोई दूसरा आदमी नहीं है। हालांकि इसके दो मतलब हो सकते थे। एक ये भी हो सकता था कि इसने रमेश के लिए एक सर्वेंट खोजा। इसकी एक दो मीनिंग और है कि इसने रमेश के लिए एक सर्वेंट खोजा। तो वो वाली मीनिंग आपको तब ज्यादा दिखाई पड़ेगी, तब, हालांकि यहां भी दिख रही है, बट इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको और क्लियर दिखाई पड़ेगी। ही फाउंड अ गुड सर्वेंट फॉर रमेश। तो ऑब्जेक्ट को आज जब पलटेंगे तो टू या फॉर लगाना पड़ता है, तो हमने यहाँ फॉर लगा लिया क्योंकि ये बेनिफिशियरी है इस सर्वेंट का। सर्वेंट का इस्तेमाल वही करने वाला है, तो इसने क्या किया, एक सर्वेंट खोजा रमेश के लिए। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर इस बार ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टू या फॉर लगाने का मतलब एक ऑब्जेक्ट को वेरी कराया गया है। दोनों ऑब्जेक्ट रहेंगे तभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। उस केस में हम इस वर्ब को क्या बोलेंगे और उस केस में हम इस वर्ब को क्या बोलेंगे, समझना है। देखो, जब भी कभी किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है तो हम उस वर्ब को जनरली ट्रांजिटिव वर्ब बोल देते हैं, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप सही डेफिनेशन जान लें। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि अ वर्ब विच इज, ऐसे लिखिए, विच can't be used, a verb which can't be used without an object। कह रहे कि ऐसी वर्ब जिसका इस्तेमाल हम यूज नहीं कर सकते बिना किसी ऑब्जेक्ट के।
बिना किसी ऑब्जेक्ट के जिसका इस्तेमाल हो ही ना, उस वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव, इज नोन एज ट्रांजिटिव। समझना, ये आप मत बोलिएगा, उल्टा मत बोलिएगा कि जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, नहीं ये मत बोलिए। आप ये बोलिए जिस वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के आप यूज ही नहीं कर सकते। मतलब अगर आप वर्ब लिख रहे हो वाली, तो आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, आपके लिए मैंडेटरी है ये। बिना ऑब्जेक्ट के आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो ऐसी वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट, अगर मैं लिखूं ही वॉन्ट्स, क्या तुम बात समझ लिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं समझ पाए। ही वॉन्ट्स में ही सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है। क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा होगा? नहीं, अभी बात अधूरी है। जैसे मैं ये बोलूंगा ही वांट्स, तो तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहेंगे सर क्या चाहते बताइए, तो मतलब अभी भी बात अधूरी है। सेंटेंस की डेफिनेशन कहती है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा हो, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, सेंटेंस तो है, लेकिन क्या इसका कंप्लीट मीनिंग है? नहीं, इसका मतलब सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा। कंप्लीट मीनिंग आ जाएगा, सेंटेंस बोल देंगे। इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा, सेंटेंस नहीं बोल सकते। अब ये रॉन्ग है। सही करने का तरीका, आपने लिख दिया ही वॉन्ट्स अ चॉकलेट, ही वॉन्ट्स अ बुक, ही वॉन्ट्स अ पेन, जो भी चाहो लिख लो। जैसे ही आपने इसका एक ऑब्जेक्ट दिया, तो फिर ये हमारा एक ट्रांजिटिव बिहेवियर हो गया कि इसको हमको ट्रांजिटिव लिखना ही पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसके आगे बिना ऑब्जेक्ट के आप लिख ही ना पाए, लिख ही ना पाए। ट्रांजिटिव का मतलब जिसको आप बिना ऑब्जेक्ट के लिख ही नहीं सकते। इसको आप इस सेंटेंस को बिना ऑब्जेक्ट लिख नहीं सकते। मतलब वांट एक ऐसी वर्ब है, जब भी आएगी तो उसके आगे एक ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बना किससे बेटा? ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांजिट, ट्रांजिट, कोई चीज ट्रांजिट होना, मतलब क्या होना? टू पास ऑन, टू पास ऑन, कोई चीज पास ऑन करना, ट्रांजिट करना। ट्रांजिट करने मतलब जो एक्शन आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, उस एक्शन को, उस काम को ट्रांसफर करना, पास ऑन करना। किसके पास? पास ऑन करके कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। रिसीवर बैठा रहेगा, ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर। तो कुल मिलाकर ट्रांजिटिव उसको बोलते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं बेटा कि जिनको ऑब्जेक्ट मिलते ही पूरी हो गई हो, तो मीनिंग पूरी हो गई, तो इस वर्ब का नाम क्या हो गया? ट्रांजिटिव। लेकिन ऐसी भी वर्ब होती हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट होते हुए भी सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे ये बिना ऑब्जेक्ट के इनकम्प्लीट था, तो ऑब्जेक्ट देना पड़ा, तो ट्रांजिटिव हो गया। बट ऐसी भी वर्ब होती हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट लगा रहेगा तो भी वो इनकम्प्लीट रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड मी, इसने मुझे बनाया। ही मेड मी, इसने मुझे बनाया। क्या बनाया? अभी अधूरा है। आप किसी से कहो कि ही मेड मी, तो कहेगा भैया क्या क्या बनाया बताओ तो। चलो उसने तुमको बनाया, बढ़िया, पर बताया बनाया क्या? इसका मतलब हमारा जो लिसनर है अभी भी बात को समझ नहीं पा रहा है। वो चाहता है कि आप थोड़ा और बताएं ताकि हम बात को समझ पाएं। इसका मतलब मीनिंग इज कंप्लीट और मीनिंग इज इनकम्प्लीट। तो आप कहेंगे सर मीनिंग इज इनकम्प्लीट, क्यों? क्योंकि अभी भी बात अधूरी है। ही मेड मी में अभी भी आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कहने वाला क्या कह रहा है। जैसे ही आपने ही मेड मी स्ट्रॉन्ग लिखा, ही मेड मी मॉनिटर लिखा, ही मेड मी वीप लिखा, तमाम लिख लीजिए आप वर्ड्स को। इन वर्ड्स को जैसे ही आप ऐड ऑन करते हैं, अब सेंटेंस का मतलब आ गया कि ही मेड मी स्ट्रॉन्ग, उसने मुझे मजबूत बनाया। ही मेड मी मॉनिटर, उसने मुझे मॉनिटर बनाया क्लास का। ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाया। ये जो तमाम वर्ड आप लिख रहे हो, इसके लिखते ही इस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो कंप्लीट जैसा हो जा रहा है कि इनकम्प्लीट? कंप्लीट जैसा हो जा रहा है। इसका मतलब पहले क्या था? इनकम्प्लीट था। तो याद रखो, ऐसी वर्ब, ऐसी वर्ब जिनके पास ऑब्जेक्ट लिखने के बाद भी, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखने के बावजूद वो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहे, तो क्या और लिखना चाहता है? उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ये जो लिखा गया बेटा, स्ट्रॉन्ग, मॉनिटर, वीप, जो भी लिखा गया है, ये किसके बारे में है? ही के बारे में कि मी के बारे में?
तुम बताओ स्ट्रांग कौन हुआ होगा, ही कि मी हुआ होगा। इसने मुझे स्ट्रांग बनाया, तो स्ट्रांग किसके बारे में बात कर रहा है, मी के बारे में। इसका मतलब ये बात मी के बारे में है, और मतलब किसके बारे में है, ऑब्जेक्ट के बारे में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सारे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मॉनिटर कौन है, यही मी, वीप कौन, रो कौन रहा है, यही मी। इसका मतलब तीनों बातें इसी मी के बारे में है। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इसी ऑब्जेक्ट के बारे में है। आई रिपीट, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इसी ऑब्जेक्ट के बारे में है। अगर इसी ऑब्जेक्ट के बारे में है तो भैया इनको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो अगर कभी कोई ऐसी वर्ब हो जिसके आगे ऑब्जेक्ट तो लिखना ही पड़े, उसके अलावा उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी लिखना पड़े, तो ऐसी वर्ब को ट्रांजिटिव तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्रांजिटिव तब बोलते जब केवल ऑब्जेक्ट लिख दें काम हो जाए। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा काम हो गया तो ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन ऐसी वर्ब जिसके आगे ऑब्जेक्ट तो लिखना ही पड़े प्लस ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी लिखना पड़े, तो उन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोलते बल्कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान रखो, एक टर्म होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि मतलब ये एक स्टेप आगे की कहानी है ट्रांजिटिव से। ट्रांजिटिव से एक स्टेप आगे की कहानी है। ट्रांजिटिव का मतलब उसके आगे ऑब्जेक्ट दिया होगा, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव मतलब उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं बिना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिए वो सेंटेंस में अधूरी रह जाती है। जैसे देखो, अगर इस कॉम्प्लीमेंट को मैं यहाँ से अलग कर दूं, ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, जबकि यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ इसी ऑब्जेक्ट से काम चल जाएगा। तो जब केवल ऑब्जेक्ट से काम चले ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। दो टर्म समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी वर्ब जिनके आगे ऑब्जेक्ट ना लगाना पड़े उनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, जिनके आगे ऑब्जेक्ट चाह के भी नहीं लगा सकते, मतलब a verb which can't be used with an object, एक ऐसी वर्ब which can't be used जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एक ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब जिसको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट के साथ, is known as intransitive verb। मतलब जिसका इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट के साथ ना कर पाए आप, मतलब ऑब्जेक्ट लगाना चाहें तो भी ना लगा पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा था कि ही इज जंपिंग। अब क्या जंप के आगे आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। हमने कहा कि ही इज स्लीपिंग, क्या स्लीपिंग के आगे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, नहीं, ये अपने आप में पूरे सेंटेंस, ही इज जंपिंग, ही इज स्लीपिंग, इसके आगे ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं पाओगे। ही इज जंपिंग मी, ही इज स्लीपिंग मी, नहीं, संभव नहीं है। तो ऐसी वर्ब जिनके आगे ऑब्जेक्ट ना लगाना पड़े, बिना लगाए ही वो सही है, लगा दोगे तो गलत है, तो ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं, ठीक है। इनको इंट्रांजिटिव बोलते हैं। ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या है, ये सब बातें आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये बातें भी आपको जानना है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट समझ जाएंगे तो वर्ब के कुछ नए नाम आप जान जाएंगे, क्योंकि ऐसे आप वर्ब जो आगे ऑब्जेक्ट लेते ही लेते हैं ट्रांजिटिव है, और ऐसे वर्ब जो आप अपने आगे ऑब्जेक्ट किसी कीमत पर नहीं लेते वो इंट्रांजिटिव है। उससे उल्टा हो गया, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। और ऐसी वर्ब जिनके आगे ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी आए उसका ऑब्जेक्ट का, तो फिर उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। आई होप बात समझ में आई होगी। आ जाओ, हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा था कुछ, तो देखो, ही फाउंड रमेश अ गुड सर्वेंट। जिस केस में आप ये मानेंगे कि दोनों आदमी एक ही हैं, तो उस केस में मानना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है, तो उस केस में मानना पड़ेगा ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी है, तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, केवल ऑब्जेक्ट है,
तो इसका मतलब कैसी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में फर्क है, ध्यान रखना। हालांकि यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव। डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक। दो दो ऑब्जेक्ट है तो डाई ट्रांजिटिव, एक ही होता तो मोनो ट्रांजिटिव। सिंपल, ठीक। आ जाओ भैया, ये थोड़ी बहुत वर्ब के बारे में मैंने हिंट कर दिया। अभी आगे हम लोग और वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे, लिंकिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मतलब तमाम इस तरह की वर्ब के बारे में चर्चा होती रहेगी। अभी सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें जानिए उन चीज़ों के बारे में जितने की भी ज़रूरत है। बाकी सारी बातें चैप्टर के अंदर हम लोग जब बैठेंगे, करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ, वर्ब ऑब्जेक्ट बारे में हो गया। एक तीसरा केस हम लोगों को पढ़ना था डियर, पॉजेसिव केस। क्या पढ़ना था? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या है? एक्चुअल में एक शब्द होता है पॉजेज। पॉजेज का मतलब होता है अधिकार रखना, टू हैव पोजीशन। अधिकार रखना, टू हैव पोजीशन। पॉजेस का मतलब होता है अधिकार रखना। इसका मतलब हम एक ऐसा केस पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम अधिकार दिखाने वाली कुछ बात करेंगे। हम जब अधिकार दिखाने वाली कुछ बात करेंगे तो अधिकार कैसे दिखाते हैं उसको आइए समझते हैं। अधिकार दिखाते कैसे? जैसे हिंदी में अगर मैं आपसे कहूँ कि अधिकार कैसे दिखाते हैं, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस कहा, यह मेरी शर्ट है, और फिर कहा यह शर्ट मेरी है। यह तुम्हारी शर्ट है। फिर मैंने कहा कि यह शर्ट तुम्हारी है। अब एक बात बताओ, हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है। जैसे हम पोजीशन शो करने के लिए पोजीशन क्या क्या यूज़ करते हैं, जो पहले एक बात समझ लो, जो ये पोजीशन होता है, मतलब मैं थोड़ा डिटेल में और बात कर लूँ। पोजीशन जो शो होता है बेटा, पोजीशन दो लोग शो कर सकते हैं, एक शो कर सकते हैं नाउन और एक शो कर सकते हैं प्रोनाउन। बोलो हाँ। अधिकार दो ही लोग दिखा सकते हैं, या तो नाउन दिखा सकता है अधिकार या प्रोनाउन दिखा सकता है। इस दुनिया में दो ही आदमी ऐसे हैं इंग्लिश दुनिया में जो अधिकार दिखाने की बात कर सकते हैं, चाहे वो नाउन हो और चाहे वो प्रोनाउन हो, दोनों ही अधिकार दिखाने में सक्षम है, एबल है, राइट। अब बात ये आती है कि सर अगर अधिकार दो लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि अधिकार दिखाने के लिए भाई कोई पर्सन होना चाहिए ना, अधिकार कौन दिखाएगा? पर्सन। तो पर्सन नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। अधिकार दिखाते कैसे हैं? कहते हैं नाउन का अधिकार भी दो एंगल्स दिखाते हैं, प्रोनाउन का अधिकार भी दो एंगल्स दिखाते हैं। नाउन का अधिकार एक दिखाते हैं ऑफ से, एक दिखाते हैं अपॉस्ट्रोफी एस से। प्रोनाउन का अधिकार भी एक दिखाते हैं ऑफ से, एक दिखाते हैं ऑलरेडी मेड एडजेक्टिव। ऑलरेडी मेड एडजेक्टिव। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन दो एंगल से दिखा सकते हैं, ईदर बाय यूजिंग ऑफ और बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस। प्रोनाउन में ईदर बाय यूजिंग ऑफ और बाय यूजिंग ऑलरेडी मेड एडजेक्टिव। इसको जरा एक बार समझ लो। जैसे मैंने कहा राम की किताब, तो ये अधिकार है राम का इस किताब के ऊपर। तो अब आप चाहे इसको ऐसे बना लें कि राम्स बुक, बचपन से बनाते आए हैं, या तो आप बना लें द बुक ऑफ राम। द बुक ऑफ राम। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? देखो नाउन का पोजीशन आपने दो एंगल दिखाया, एक तो अपॉस्ट्रोफी से, एक ऑफ से। फिर हमने कहा राम को अगर प्रोनाउन में लिखें तो क्या हो जाएगा बेटा? उसकी किताब। उसकी किताब। अब उसकी किताब की इंग्लिश लिखनी है। जैसे राम का पोजीशन राम्स किया, तो वैसे उसकी का मतलब प्रोनाउन, ये भी पोजीशन ही है, ये भी पोजीशन है, लेकिन ये प्रोनाउन के फॉर्म में है।
तो तुम बताओ उसकी की इंग्लिश चाहे हम मेल मान लें चाहे फीमेल मान लें। अगर हम मेल मानते हैं तो हम हिज लिखेंगे, फीमेल मानते हैं तो हर लिखेंगे। तुम्हें जो मर्जी है तुम लिख सकते हो, फिर लिख लो बुक। तुम्हें नहीं लगता कि जो काम राम्स कर रहा है वही काम हिज कर रहा है? मतलब इस सिचुएशन में अगर दोनों को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं क्या कि राम एपॉस्ट्रोफी एस इज इक्वल टू हिज या हर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव केस है और ये भी क्या है, पॉजिटिव केस है। बोलो हाँ। अच्छा, उसकी किताब की इंग्लिश हिज बुक होती है। मैं आपको एक बात यहाँ पे चैलेंज करता हूँ, बचपन से आपने नाउन का पोजीशन दो एंगल से देखा था, मैंने आज कोई नई बात नहीं बताया है। राम की किताब की जो इंग्लिश होगी वो पहले भी आपने पढ़ी थी, राम्स बुक होती है और एक होती है द बुक ऑफ राम। इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं, ये पहले से भी आप जानते थे। लेकिन अगर आपको उसकी किताब की इंग्लिश लिखनी होती तो बचपन से आप यही जानते हो, या तो हिज बुक बोल लो या हर बुक बोल लो, मेल या फीमेल के लिए। दूसरी इंग्लिश उसकी बता नहीं सकते तुम, क्योंकि ये भी तो पोजीशन है किसका, प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन का पोजीशन एक तो ऐसे बनता है ऑलरेडी मेड एडजेक्टिव, उसकी की इंग्लिश पहले से दी गई है हिज और हर। ये ऑलरेडी मेड है, ये हम लोगों ने बनाया नहीं, इंग्लिश ने पहले से बना के दिया है। तुम्हारा योर, हमारा आवर, उनका देयर, उसका हिज या हर, ये पहले से मेड एडजेक्टिव है, ऑलरेडी मेड एडजेक्टिव है। तो इनसे बना लो। जैसे नाउन वाले में एक हम ऑफ से बनाए, एक अपॉस्ट्रोफी एस से बनाए। देखो तो प्रोनाउन वाले में भी दो तो है, एक ऑलरेडी मेड एडजेक्टिव से और एक ऑफ से। कभी सोचा, कभी देखा, कभी जाना, कभी प्रयास किया कि सर इसको अगर हम ऑफ से बनाते तो कैसे बनाते? आज तक आपने ट्राई नहीं किया होगा, ना आप जानते होंगे। यकीन मानिए, अगर मैं गलत हूं दोस्तों तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस सर, आपके बताने के पहले मैं इस बात को जानता था। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे बताने के पहले ही बात जानते थे, तो जिसका मतलब जरूर आप न किसी ढंग के मास्टर से पढ़े होंगे या कोई ढंग की किताब पढ़े होंगे। तभी आप ये जान पाएंगे कि प्रोनाउन का पोजीशन भी हम दो एंगल से लिख सकते हैं, ईदर बाय यूजिंग ऑफ और बाय यूजिंग ऑलरेडी मेड एडजेक्टिव। तो बेटा एक इंग्लिश इसकी ये हो गई जब ऐसे बनाए, अपॉस्ट्रोफी एस से नाउन में और ऑलरेडी मेड एडजेक्टिव से प्रोनाउन में। लेकिन एक तो दोनों में कॉमन है, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, ऑफ से दोनों बन सकता है। तो नाउन वाले में तो हमेशा आपने ऑफ लगा कर बनाया है, लेकिन प्रोनाउन वाले में नहीं बनाया है। तो प्रोनाउन वाले में इसको ऐसे बनाते हैं, द बुक ऑफ हिम, द बुक ऑफ हिम। तो द बुक ऑफ हिम ये एक तरीका है लिखने का, और इसी को लिखने का तरीका क्या है, हिज बुक। जैसे आप लिखेंगे हिज बुक इज इक्वल टू द बुक ऑफ हिम, जैसे लिखेंगे आप राम्स बुक इज इक्वल टू द बुक ऑफ राम। तो ये कि ये इंग्लिश आपको पचेगी नहीं, लेकिन ये वाली इंग्लिश अभी आपको पचेगी नहीं, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि सर द बुक ऑफ हिम तो मैं पहली बार सुना हूं। अब ये शंका हो रहा है कि सही है गलत, इंतजार करें, एक केस होता है बेटा सिलेक्शन का, हम वहाँ जब पढ़ाएंगे तो इन सब बातों पे डिटेल में चर्चा करेंगे, इतनी बेहतरीन चर्चा करेंगे कि आपको लगेगा सर वास्तव में इस तरह के एंगल से हमने कभी इन शब्दों को, नाउन प्रोनाउन को देखा सुना नहीं। जिस दिन देख समझ लेंगे आपको खुद ही एहसास होगा कि सर अब बहुत तगड़ा सीखा है मैंने। ठीक, अभी के लिए जान लो, नहीं जानते हो जानो केवल कि इसकी इंग्लिश ये भी है और इसी की इंग्लिश ये भी है। वो अलग बात है, तुम नहीं जानते थे, जबकि ये बात लोगों को पता होनी चाहिए कक्षा 5 से कि नाउन का पोजीशन भी दो एंगल से होता है, प्रोनाउन का पोजीशन भी दो एंगल से होता है। ठीक, जब ये बात समझ में आ जाए तो प्रोनाउन का पोजीशन जो होता है हमारे पास, वो हम किससे कर लेते हैं? एक तो हम हिज से दिखा लेते हैं, आवर से दिखा लेते हैं, देयर से दिखा लेते हैं। सब क्या करते हैं, पोजीशन दिखाते हैं। योर से दिखा लेते हैं, माई से दिखा लेते हैं, हिज या हर से दिखा लेते हैं, इस तरह के केस दिखाते हैं। ये सारे केस हम उस दिन लिखवाए थे जिस दिन एक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस की स्टडी करा रहे थे। तो उसमें हम ये सारी बातें लिखवाए थे कि ही का पॉजिटिव केस हिज, शी का हर, यू का योर, दे का देयर, आई का माई। फिर ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, शी का हर, ना आई का मी, यू का यू, वी का अस, ऐसे करके लिखवाया गया था। हम आज बात कर रहे हैं चूंकि पोजीशन की, तो इसलिए सारी बातें पोजीशन के तौर पर करने पड़ा। ठीक, ये एक बेसिक बात है जो मैंने समझा दी है यहाँ पे। ये कैसे बना है इसके बारे में चर्चा हम अलग क्लास में करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ का टॉपिक नहीं है। हमने कहा पॉजिटिव केस में हम पोजीशन दिखाएंगे। जैसे मैंने कहा ये मेरी शर्ट, तो मेरा क्या कर रहा होगा, मेरा मतलब माई, तो मेरा क्या कर रहा होगा। पॉजिटिव केस बोलते हैं मेरा को, क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोजीशन दिखाता है वो।
तो जो आदमी जो दिखाएगा वही तो लिखा जाएगा उसका नाम में। तो तुम्हारा क्या दिखाता है? पोजीशन, तो इसलिए पोजीशन लिखा जा रहा है। तो यह मेरी शर्ट है, अगर मैं इसको इंग्लिश में बनाऊंगा भैया तो क्या बनेगा? दिस इज माई शर्ट। ये अगर इंग्लिश करोगे तो क्या बनेगा? दिस शर्ट इज। अब पता करना है सेंटेंस सही है गलत। यह तुम्हारी शर्ट है, दिस इज योर शर्ट। फिर इसके लिए लिखनी है कि दिस शर्ट इज योर। ये है, हमें चेक करना है कि इन बताई गई बातों में, लिखी गई बातों में कौन सही कौन गलत। एक बात बताओ, हमने अभी कहा आपसे, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि जगह हो जाए मेरे पास कुछ बात करने के लिए। देखिए, ये जो हमने कहा बेटा, हिज है, हर है, आवर है, देयर है, योर है, इट्स है ना, ये है, ये सारे पॉजिटिव केस हैं। पॉजिटिव केस हैं। हमने कहा था एक हम और करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन भी शायद बताया था हमने उस दिन आपको, नहीं बताया, समझा दे रहा हूं। देखो, एक होता है पॉजिटिव केस, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव बोल रहे हैं बिकॉज ये अधिकार दिखाते हैं, इसलिए पॉजिटिव बोल रहे हैं। दूसरा, एडजेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं, एडजेक्टिव बोलने के पीछे का कारण वही है जो एडजेक्टिव का होता है। क्या कारण होता है? कि एडजेक्टिव हम उसी आदमी को बोल सकते हैं जो आदमी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे। और अगर हम इसको आज एडजेक्टिव बोल रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, ये किसी न किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहा होगा। जो आदमी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा उस आदमी को हम एडजेक्टिव बोला करेंगे। अब जरा सोचो कि ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब किसी न किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहा होगा। ये देखो, देखो ये माई एडजेक्टिव है और ये इस नाउन के बारे में बता रहा है कि ये शर्ट किसकी है? मेरी है। इस नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए हम इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं कि दिस इज माई शर्ट। शर्ट नाउन है, नाउन के पहले लिखा शब्द प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, नाउन के पहले लिखा शब्द प्रोनाउन नहीं हो सकता, तो एडजेक्टिव रहा होगा। अब अगर एडजेक्टिव है तो कुछ ना कुछ तो बता रहा होगा। वो क्या बता रहा होगा? वो यही बता रहा है कि आखिर ये शर्ट किसकी है। तो आपने कहा साहब मेरी है, तो मेरा एक तरह से उस शर्ट को डिफाइन कर रहा है कि शर्ट किसकी? मेरी। इसका मतलब माई एडजेक्टिव हो गया। तो चूंकि ये अधिकार दिखाता है इसलिए इसका नाम पड़ता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या नाम पड़ता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। वही बात यहाँ पे, दिस इज योर शर्ट, शर्ट इज नाउन, तो नाउन के पहले आपने लिखा योर, तो नाउन के पहले लिखा शब्द प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या मानना पड़ेगा? एडजेक्टिव। क्योंकि अगेन वही काम कर रहा है, ये भी इसी शर्ट के बारे में बता रहा है। वो ये कह रहा है कि इस बार ये शर्ट मेरी नहीं है, तुम्हारी है। बता नाउन के बारे में रहा है। अच्छा, क्योंकि ये अधिकार दिखाता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आप जब लिखते हैं तो उसका नाउन ही गायब हो जाता है। कॉमन सेंस सोचिए, हम पॉजेसिव केस यूज तब करते हैं जब हमें किसी नाउन के ऊपर अधिकार दिखाना होता है, अधिकार दिखाना होता है। अब पता लगा वो नाउन ही अगर गायब कर देंगे तो आप जरा सोचिए, आप अधिकार दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है उसी नाउन का अधिकार दिखाने के लिए, उसी जो अधिकार में आपको दिखाया जा रहा होगा कि मेरा घर है, मेरी कुर्सी है, मेरा मकान है, मेरा कैमरा है, मेरा लैपटॉप है, तो मेरा किस चीज़ के ऊपर है वो नाउन दिखाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, वो नाउन सेंटेंस में गायब होता है। गायब का मतलब एडजेक्टिव के पास में लिखा नहीं होता, कहीं और लिखा होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये शर्ट तो इस एडजेक्टिव के पास था, खुश था, यहाँ पे ये एडजेक्टिव अकेला आ गया। देखो, अब माई एडजेक्टिव है, इसको खुश होने के लिए क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए, वो नाउन इसके बाद आना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है कि पॉजेसिव केस मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस एक नाउन इसके बाद अर्जेंट नहीं 100% मैंडेटरी आना चाहिए।
पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद उसका अपना नाउन आना ही चाहिए जिसके ऊपर वो अधिकार दिखा रहा है। लेकिन यहाँ तुम देखो माई लगा तो दिया गया, यहाँ योर भी लगा दिया गया, एडजेक्टिव तो है माई और योर पॉजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन मेरे भाई जिस चीज के ऊपर अधिकार दिखाया जा रहा है वो चीज गायब है। तो तुम जरा ध्यान से सोचो, जिसके ऊपर अधिकार दिखाया जा रहा है जब वही गायब है तो फिर अधिकार दिखाओगे कैसे? इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव गलत लिख दिया फिर आप, क्योंकि इसका इस्तेमाल तुम तब करते जब नाउन दिया होता, नाउन दिया ही नहीं तो करोगे क्या इस्तेमाल करके? फिर एक डेफिनेशन आती है प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन की परिभाषा में कहा जाता है कि इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब जिस दिन नाउन ना रहे, जैसे यहाँ तो है, जिस दिन नाउन ना रहे यहाँ और यहाँ, तो नाउन के ना रहने पर एब्सेंटी में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। तो एक काम करो, इस एडजेक्टिव को तुम प्रोनाउन बना दो, क्योंकि नाउन तो है नहीं तो प्रोनाउन यूज कर लो। अब प्रोनाउन कैसे बनाएंगे? माई को प्रोनाउन बनाना है, ये एडजेक्टिव है, इसको लिख नहीं पाओगे क्योंकि यह नाउन दिया नहीं है। नाउन नहीं दिया है तो ना रहने पर उन शब्दों की जगह क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। इसका मतलब योर को भी प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। सवाल आपके मन में ये आएगा कि सर कैसे बनाएंगे प्रोनाउन? तो कैसे बनाएंगे मैं वही आपको समझा रहा हूं। जब तुमको लगे किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव को प्रोनाउन बनाना है तो उस पॉजेसिव एडजेक्टिव में एस लगा दिया करो। तो हिज में लगा हुआ है नहीं लगाएंगे, हर में नहीं लगा है लगा देंगे, आवर में नहीं लगा है लगा देंगे, देयर में नहीं लगा है लगा देंगे, योर में नहीं लगा है लगा देंगे। माई की स्पेशल फीचर्स होते हैं, एस लगते ही माइन बन जाता है। इट्स में लगा हुआ है नहीं लगाएंगे। ये जो केस बन के आए पॉजेसिव तो ये भी हैं क्योंकि अधिकार तो ये भी दिखाते हैं, लेकिन बस एडजेक्टिव के फॉर्म में नहीं, इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन के फॉर्म में। कभी भी किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव को अगर आपको पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़े, पॉजेसिव एडजेक्टिव को पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़े, तो यू विल हैव टू ऐड एस इन दैट पॉजेसिव केस। तो जो पॉजेसिव केस थे उसमें हमने एस जोड़ दिया। तो मैं आपसे दो चीज पूछ रहा हूँ, ये बताओ ये वाली सीरीज आप कब इस्तेमाल करेंगे? तो आप कहेंगे सर ये वाली सीरीज हम तब इस्तेमाल करेंगे जब नाउन दिया हो, क्योंकि एडजेक्टिव तभी आएगा जब नाउन दिया होगा। इनके बाद लिखा अगर नाउन है तो इनका इस्तेमाल करो। सबकी मीनिंग एक ही है, जो मीनिंग हिज की वही हिज की है, जो हर की वही हर्स की है, जो आवर की जो आवर्स की है, जो देयर की वही देयर्स की है, जो योर की है वही योर्स की है। मीनिंग सेम है। अंतर है कि अगर इनके बाद वाला नाउन दिया गया है तब तो तुम इस सीरीज के वर्ड यूज करोगे, लेकिन इनके बाद लिखा नाउन गायब है तो फिर तुम इस सीरीज के वर्ड यूज करोगे, क्योंकि नाउन के ना रहने पर जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो इनका नाम पड़ गया पॉजेसिव प्रोनाउन, इनका नाम पड़ गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। जो बात समझ में आ जाए आ जाओ इधर। देखो यहाँ पर नाउन नहीं दिया है, यहाँ पर दिया था तो माई लिख लिए, यहाँ नहीं दिया है तो इसको बनाएंगे प्रोनाउन। तो माई में एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? माइन। तो लो सही हो गया। अब ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। सेंटेंस बना दिस शर्ट इज माइन। तो ये देखो यहाँ क्या बन जाएगा, इसमें भी लगाएंगे एस तो क्या बन जाएगा बेटा? योर्स। तो क्या बन जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो दिस शर्ट इज योर्स का मतलब ये शर्ट तुम्हारी है। मीनिंग अभी भी वही रहेगी, योर का मतलब जो होता है वही मतलब योर्स का होता है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं करना है। दिस शर्ट इज योर्स। बात समझ में आई? कई बार आप मन में ख्याल आता है कि सर मैं माई और माइन में अंतर नहीं समझता कि माई कब लगाएं माइन कब लगाएं, जबकि दोनों का मतलब मेरा मेरी मेरे होता है। तो याद रखिए, माई एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करिए और माइन प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करिए। मतलब जब नाउन ना देना हो तो माइन लिखो, नाउन देना हो तो माई लिखो। कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर वास्तव में आज समझ में आया कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। अब एक छोटा सा लाइव डेमो, एक छोटा सा लाइव डेमो। हम जब भी कभी बचपन में क्लास 6 टू क्लास 12 तक लेटर राइटिंग करते थे, तो लेटर राइटिंग में जब भी टीचर ने आपको सिखाया समझाया होगा तो वहाँ पे क्या होता है, हम पूरी बात लिखते हैं टू दिस 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 रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, आचा पाचा लिखते हो पूरा पूरा 3-5 लिखने के बाद आप लास्ट में आते हो, लास्ट में क्या लिखते हो बेटा? योर
ओबीडियंटली, ये लिखते हो, बोल भी नहीं करोगे। फिर यहाँ पे आप लिखते हो XYZ उस बच्चे का नाम, फिर यहाँ रोल नंबर, अच्छा पर सब लिखते हो। तुम याद करके बताओ, तुम वहाँ योर लिखा करते थे या योर्स लिखा करते थे? और दिमाग पे जोर दो, रैक योर माइंड, कि योर्स ओबीडियंटली लिखते आए हो आज तक या योर ओबीडियंटली लिखते आए हो? तो आप थोड़ा सोचेंगे 10 सेकेंड अगर, तो आपको भी यही ख्याल आएगा, नहीं नहीं सर, हम योर नहीं लिखते थे, हम योर्स लिखते थे। योर्स, ये आपने 6 साल लिखा होगा, कक्षा 6 से कक्षा 12, 6 साल, कितनी बार लिखा हो। क्या कभी तुमको एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया? हैव यू एवर थॉट कि सर ये बताइए इसकी मीनिंग क्या है? आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये आज्ञाकारी है, ये आपका। आपका की जो इंग्लिश होती है, आपका की जो इंग्लिश होती है वो योर लिखें या योर्स लिखें, क्योंकि दोनों का मतलब एक क्या होगा, योर का मतलब भी आपका, योर्स मतलब भी आपका। क्या आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि सर ये बताइए, या जिससे भी आप पढ़ते थे, आपको अगर मैडम पढ़ाती थी या सर पढ़ाते, तो आप बोल सकते थे उनसे कि सर मैम ये बताइए, आपका की इंग्लिश तो हम योर जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपका दोस्त, तो आप क्या कहेंगे? योर फ्रेंड। आपका भाई, तो आप क्या कहेंगे? योर ब्रदर। तो फिर यहाँ पे आपका की इंग्लिश योर्स क्यों लिखा आपने? योर से क्या दिक्कत थी? अगर ये सवाल आपने अपनी क्लास टीचर से क्लास 6 5th में ही पूछे होते कि सर आपका की जो इंग्लिश है वो योर होती है, तो फिर योर्स क्यों लिखना? आपको लिखना आपका ही था ना, तो योर से काम चलाइए ना। योर दिक्कत होता तो है, योर मतलब आपका, योर फ्रेंड आपका दोस्त। तो फिर योर्स लिखने की वजह क्या है? तभी भी आपको ये बात समझा दी गई होती। लेकिन तुम 6 से पढ़ रहे हो, कक्षा 6 से, क्लास 6 से ये बात पढ़ रहे हो, आज तक पढ़ते आए हो, लेकिन कभी भी आपने आज तक अपने टीचर से नहीं पूछा। यही वजह है बेटा, इंग्लिश आप नहीं सीख पाते। मैं डे 1 से एक बात कह रहा हूँ कि अजय गुप्ता से अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, मेरे से आप पढ़ रहे हो, तो बी लॉजिकल, यू शुड साउंड लॉजिकल। आपको लॉजिकल साउंड होना पड़ेगा, हर चीज को जानिए मानिए नहीं। ट्राई टू नो एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू एक्सेप्ट। चीजों को मान मत लीजिए एज इट इज, जैसे है वो, उसको जानिए सर कैसे हुआ। लर्निंग का डेफिनेशन क्या है? टू नो। लर्निंग का मतलब उस चीज को जानना होता है। लर्निंग का मतलब हम उसको क्रैमिंग नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, वही बात है। इसका आंसर ले लीजिए। हमने बताया बेटा कि योर्स है पॉजिटिव प्रोनाउन, यस लगाने हैं बाद, और योर है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये तो बात समझ में आ रही होगी अब आपको। हमने कहा पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल तब होगा जब आगे नाउन दिया होगा। क्या आगे नाउन दिया है? ये नाउन नहीं है इसका, ये तो आज्ञाकारी एडजेक्टिव है। नाउन यहाँ है, शिष्य यहाँ है, आपका शिष्य, शिष्य यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या शिष्य उस एडजेक्टिव के बाद लिखा गया है? नहीं, वो दूर लिखा गया है। इसका मतलब जब जब वो नाउन एब्सेंट होगा तो उस पॉजिटिव एडजेक्टिव को उठा के कहाँ लेके जाएंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन में, एंड दैट इज योर्स, एंड दैट इज योर्स, दैट इज योर पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स। इसीलिए हम लोग वहाँ पे योर्स आज तक लिखते आए हैं, कभी भी हमने योर नहीं लिखी। इसके पीछे की वजह वही है कि जब एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया होगा तो हम लोग योर लिख लेंगे, अगर नाउन नहीं दिया होगा तो फिर योर्स लिखना। बात समझ में आ रही? आ जाइए। तो ये सारे एस कब लगना है कब नहीं लगना है इसके बारे में बात हमने कर लिया। अब बात करते हैं बेटा कुछ सवालों के ऊपर कि आखिर जो एरर एग्जाम में आती हैं वो किस तरह की एरर्स एग्जाम में आती हैं। आइए उसको समझने सीखने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। ठीक, एक सवाल लिखता हूं। मैंने कहा कि योर साड़ी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर साड़ी। देखो जरा, ये सवाल है, हमें इसका आंसर करना है। कह रहा है कि योर साड़ी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर साड़ी, जो तुम्हारी साड़ी है उसकी साड़ी से ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। प्रोनाउन की परिभाषा कहती है कि ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर आए उनको प्रोनाउन बोलते हैं। अगर जरा सोचो, हर जगह नाउन ही जाएगा तो प्रोनाउन कब जाएगा? क्योंकि प्रोनाउन तो कह रहा है जब तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा तुम्हारे स्थान पर। लेकिन जब हमेशा हर जगह नाउन जाने लग जाएगा तो प्रोनाउन कहीं जा पाएगा? नहीं। वैसे ही बेटा,
अगर प्रोनाउन को अस्तित्व में रहना है, इंग्लिश में बने रहना है, तो फिर एक बात तय करनी पड़ेगी, क्या कि सर नाउन को बार बार रिपीट नहीं होने देना है। क्योंकि अगर नाउन रिपीट होता गया तो प्रोनाउन का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, जरूरतें नहीं पड़ेगी प्रोनाउन की फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब फिर ऐसा भी नहीं होगा कि नाउन रिपीट करेगा। आज के बाद ध्यान रखो, जब भी पॉजेसिव केस के बगल, पॉजेसिव केस समझ रहे हो, हिज आवर देयर ना, जितने भी हैं सब पॉजेसिव केस हैं प्रोनाउन के। नाउन का पॉजेसिव केस ऑफ या एपोस्ट्रोफियस लगाकर, जब भी कभी पॉजेसिव केस के साथ जो नाउन दिया गया है अगर वो रिपीट कर रहा है तो क्या रिपीटिशन को आप अलाउ करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर अलाउ कर देंगे तब तो प्रोनाउन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रोनाउन का अस्तित्व रोकना है, रहना है, तो नाउन को रिपीट मत करो। तो इसमें से कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है? आप कहेंगे सर साड़ी रिपीट हो रहा है, तो कौन साड़ी, ये वाली रिपीट हो रहा है कि ये वाली? सेकंड वाला रिपीट हो रहा है, तो पहली बार आया है, सेकंड टाइम यहाँ आया है, ये रिपीट हो रहा है। तो पहले रिपीटिशन को रोको, देखो रोक दिया। अच्छा, पहले क्या लिखा था वो? हर साड़ी, पहले ही लिखा था ये, मैं यहाँ एक दोबारा लिख दे रहा हूँ, हर साड़ी। इसका मतलब साड़ी नाउन हो गया, तो नाउन के पहले क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये बता रहा है कि इसकी साड़ी है, तो इसका क्या हो गया? पोजीशन हो गया। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया था आपने, और पॉजेसिव एडजेक्टिव हम तब लगाते हैं जब आगे नाउन दिया हो। लेकिन क्योंकि नाउन रिपीट कर रहा है तो नाउन को रोकेंगे, रिपीटिशन के रोकेंगे। जैसे ही रोकेंगे तो अभी बुरा मानेगा। क्यों बुरा मानेगा? क्योंकि एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते ही तब है पॉजेसिव एडजेक्टिव का जब आगे नाउन दिया हो। अब आगे नाउन तुम काट दे रहे हो, वो तो बुरा मानेगा। तो मैंने तब कहा कि जब नाउन ना रहे तो नाउन के ना रहने पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। तो एक काम करो, इसको बना लो प्रोनाउन। किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव को आप प्रोनाउन कैसे बनाएंगे? किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव को आप प्रोनाउन कैसे बनाएंगे? बाय एडिंग एस। जैसे ही आप एस जोड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन में। तो हर का पॉजेसिव प्रोनाउन बनाओ, क्या बन जाएगा बेटा? हर्ष। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में गलती ये है, बस इस हर को उठा के हर्ष कर दीजिए और इस साड़ी को काट दीजिए। सेंटेंस बनेगा योर साड़ी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर्ष। आपकी साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर है उसकी साड़ी से। हर्ष का मतलब क्या है? हर साड़ी, अंडरस्टूड है। बस ये जो नाउन यहाँ नहीं लिख रहे हैं ये अंडरस्टूड है, ये नाउन इससे कनेक्ट है क्योंकि नाउन उसके साथ नहीं लगा हुआ है। हर्ष आप लिख रहे हो लेकिन हर्ष का मतलब समझते रहना, हर साड़ी लिखा हुआ है क्योंकि नाउन रिपीट नहीं कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं हम। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। अच्छे से जाके बढ़िया से रिवाइज करिए, वीडियो को पढ़िए, समझिए, जानिए कि हम एक एक सेंटेंस में जो एरर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं कुछ नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं सिखा रहा, अभी मैं कोई टॉपिक भी नहीं स्टार्ट कर रहा, बस आपको बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा हूँ कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजेसिव केस क्या है। इसके ऊपर कई सारी एरर आपको एग्जाम में पूछी जाती है। इस टॉपिक को लेकर आपके एग्जाम्स में कई सारी एरर्स आती हैं। उन एरर्स को आप कैसे कर पाएंगे इसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत और करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ अच्छी एरर्स आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी वो भी हो जाए कि पॉजिटिव केस के ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्या हम उनको अब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस एक बार आप पॉजिटिव केस के बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको दिया है ये आपके पास होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर तो आप नहीं कर पाएंगे, तय है नहीं कर पाएंगे। और अगर हो गया, मैं जैसा कि मैं आपको डे 1 ये वादा किया हूँ कि बेटा इंग्लिश में मैं आपको कोई भी नियम नहीं बताऊंगा, एक भी रूल आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप जानते समझते सब रहेंगे। क्योंकि इंग्लिश इज नॉट बेस्ड ऑन द रूल्स, इंग्लिश इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। हम आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ना कि रूल डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।